हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस की एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 जून 2024 को जो मैकेनिकल का पेपर हुआ था उसका हम जीएस पार्ट डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने बाईलैंग्वेज में लिए हैं, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमेशा की तरह हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और इजी वे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे इस सीरीज़ में हम जितने भी ब्रांच है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, सभी के पेपर जो है 2023 से लेके 24-23 ऐसे हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आपको बताना है कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं। पहला है हाइपोटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड तो ये है, एक तो हाइपो, दूसरा है हाइपर। देखिए, जब भी ये दोनों वर्ड आपको दिख जाए ना, तो हाइपो का मतलब होता है लो और हाइपर का मतलब होता है हाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है ब्लड प्रेशर की, तो हाइपर यानी ज़्यादा, टेंशन यानी ब्लड का प्रेशर, तो हाइपर टेंशन, तो हाई ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया और एक हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब आप समझ गए लो और हाइपर का मतलब हाई। ग्लाइसीमिया, ये जो ग्लाइसीमिया वर्ड है ये ब्लड शुगर से रिलेटेड है। तो हाइपर यानी ज़्यादा, ग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, हाइपर है तो हाई ब्लड शुगर, और यहाँ पे हाइपो है तो लो ग्लाइसीमिया यानी शुगर, तो लो ब्लड शुगर। तो हाई ब्लड शुगर, ब्लड जो शुगर जो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चारों वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बायोलॉजी का है। सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फूड कैनाल इन ह्यूमंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में देख के समझाया है। जो हमारा भोजन है, जो फूड है, वो सबसे पहले माउथ में आता है, और इस माउथ को ही बक्कल कैविटी बोला जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो माउथ जो है सिर्फ माउथ लिखो या फिर बक्कल कैविटी लिखो। उसके बाद में ये जो पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये जो थ्रोट है इसी का पार्ट है। उसके बाद में स्टमक, और स्टमक के बाद में ये जो है ना ऐसे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होकर फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है। उसके बाद में रेक्टम यानी कि जहाँ पे जो मलाशय है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय, यानी कि जहाँ पे जो है मल स्टोर होता है। उसके बाद में एनएस से बाहर हो जाता है, यानी एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इसका जो सीक्वेंस है ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द बकल कैविटी सबसे पहले, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, उसके बाद में एनएस। थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले था बक्कल कैविटी, मुख गुहा। दिस इज वेयर द फूड इनटेक बिगिंस, यानी कि यहाँ से भोजन लिया जाता है। इन्वॉल्विंग च्यूइंग एंड सलाइवा मिक्सिंग, यानी कि यहाँ से मुख में चबाया जाता है और सलाइवा मिक्स किया जाता है। उसके बाद में ईसोफेगस जो है ए ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम ए बक्कल कैविटी टू द स्टमक, यानी कि मुख से इसको पेट में लिया जाता है। ये एक प्रकार की ट्यूब है ईसोफेगस। उसके बाद में आमाशय आता है, यानी कि स्टमक, वेयर द फूड इज मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव यानी कि पाचक रस जो होते हैं उनके साथ में मिक्स होता है और ब्रेकन डाउन फर्दर, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है स्टमक के अंदर। उसके बाद में ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द मटेरियल दैट हैज़ नॉट बीन डाइजेस्टेड एज फूड एंड प्रिपेयर फॉर द एलिमिनेशन।
इसका मतलब है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ उसके अंदर जो एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर था वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद में उसको एक्सक्रीशन के लिए भेज देती है। रेक्टम मलाशय स्टोर द फॉर्म्ड फेसेस बिफोर दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये एक प्रकार का स्टोरेज है और ये स्टोरेज उसके बाद में एनस यानी कि गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही एक ही क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। विच पार्ट ऑफ द सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग द प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP इन यूकैरियोटिक एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यूकैरियोटिक जो जानवर होते हैं उनमें प्राथमिक ऊर्जा जो ATP होती हैं उसको कौन उत्पन्न करता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वेकल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह। यहाँ ही से एनर्जी है जनरेट होती है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है ATP। ATP की कई बार एग्जाम में कुछ जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसको ATP में मापा जाता है। तो इसको फुल फॉर्म होती हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात हो रही है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनमें एक ही कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट द ऑफ द एरिया। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की। तो यदि हम लिविंग, नॉन लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीनों को किसी पर्टिकुलर एरिया में कंसीडर करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड है इकोसिस्टम, एक है इकोलॉजी। ये दो वर्ड जो है किसने दिए और कब दिए, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इकोसिस्टम जो है ये वर्ड दिया था A.G. टेंसले ने। कब दिया था? 1935 में। एक है इकोलॉजी, ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। और कब दिया था? 1866 में। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड दिया गया कब? 1866 में। और इकोसिस्टम काफ़ी साल बाद में आया 1935 में, और वो दिया था A.G. टेंसले ने। ये आपको याद रख लेना है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी won a bronze medal at which Olympic game? 2000 सिडनी, 2004 एथेंस, 2008 बीजिंग, 2012 लंदन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2000 सिडनी। तो 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखिए फ्रेंड्स, 2000 सिडनी का मेडल है, लेकिन 2024 में क्यों पूछा गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन है ये कर्णम मल्लेश्वरी। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। In 1527, Battle of Khanwa fought between बाबर एंड रूलर ऑफ मेवाड़। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था और बाबर और किसके बीच में हुआ था, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो बाबर और राणा सांगा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है 16 मार्च 1527। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार टुक प्लेस बिटवीन 1838 एंड। तो पहला जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1838 एंड 1842। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 1838 और 1842 के बीच में हुआ था। किन के बीच में?
एंग्लो, एंग्लो यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अफगान यानी कि अफगान जो एम्पायर था उसके बीच में 1838 और 1842 के बीच में हुआ था। तो ये आपको रेंज ध्यान रखनी है। विच टाइप ऑफ सेल लैक्स ए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी ऐसी कौन सी सेल है जिसका जो न्यूक्लियस है उसके बाहर जो है मेम्ब्रेन नहीं होती है, झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल। तो मैंने अभी आपको बताया था जो सेल होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो एक कोशिकीय की है, यानी यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। यदि हम बात करें यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ इग्नेस रॉक अकर, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानें कई प्रकार की होती हैं। तो यदि हम बात करें इग्नेस रॉक की, आग्नेय चट्टानों की, तो इनका जो निर्माण होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी जो होता है उसकी वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट लाइक पोटैटोज एंड दोज रिच इन फैट्स लाइक बटर आर आल्सो नोन एज। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द नेशनल वाटरवे 3 इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, केरला। यदि मैं नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करूँ तो ये कहाँ पे है, ये है केरल में स्थित है। यहाँ पे देखिए मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग को आधिकारिक तौर पर वेस्ट कोस्ट नहर के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेस्ट कोस्ट नहर। ये जलमार्ग कोटापुरम से कोल्लम तक लगभग 205 किलोमीटर दूरी तय करता है। जलमार्ग में उद्योग मंडल और चंपाकारा नहरें भी शामिल हैं। 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग इसे घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मेनली आपको ये याद होना चाहिए नेशनल वाटरवे 3 जो है वो केरला के अंदर स्थित है। ए नॉन स्टॉप ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passed station A at a velocity u and reached the next station B at the velocity of 5u. Its average velocity between the given station is। तो आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। यदि मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालूँ तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, फाइनल वेलोसिटी v है, अपॉन 2 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल कितनी है 5u अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 6u अपॉन 2 यानी कि 3u हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। देखिए यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के सह संस्थापक में से एक कौन था जिसने परिषद की राजनीति में वापसी का तर्क दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यदि मैं बात करूँ स्वराज पार्टी की स्थापना की तो ये यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा, चित्तरंजन दास हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और यदि आपको पूछे कब की थी तो 1923 में। ये डेट आपको याद रखनी है। मेन इसका जो मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और स्थापना के लिए विधान परिषदों में प्रवेश करना। यही आपको पूछा गया है कि ये जो परिषद है विधान परिषद, इसके अंदर प्रवेश एंट्री लेने के लिए जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम बात करें जीएसटी की फुल फॉर्म की तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो यदि आपको पूछे कि जीएसटी कब लागू हुआ तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा 1 जुलाई 2017। ये डेट आपको याद रखनी है।
ऑन 26 जुलाई 2023 तेंजिंग यांगी created history in Arunachal Pradesh by achieving a prestigious UPSC rank and becoming the state first female। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली फीमेल है जिसने यूपीएससी क्रैक किया और क्या कौन सा अधिकारी बनी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। आईपीएस इन्होंने ज्वाइन किया था। यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दी है तेंजिंग यांगी की। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है, 2-4 साल बाद में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना, तेंजिंग यांगी आईपीएस ऑफिसर। और कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। विच मिनिस्टर वाज इन द न्यूज़ टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम भारत NCAP ऑन 22 अगस्त 2023। देखिए, भारत का पहले कोई अपना खुद का क्रैश टेस्ट नहीं था, इसलिए भारत का जो है पहला क्रैश टेस्ट लॉन्च किया गया है 2023 के अंदर। ये किसने लॉन्च किया था? तो जो हमारे मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको पूछ ले भारत NCAP की फुल फॉर्म क्या है, तो भारत की तो भारत हो जाएगी NCAP, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रकार का क्या है? कार क्रैश टेस्टिंग है। और ये किसका है? भारत का खुद का है। यानी कि इससे पहले जो है भारत दूसरे देशों में जाके अपनी कार की जो टेस्टिंग है वो करवाता था, अब हमने खुद ने लॉन्च किया है। यानी कि जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, कार को जो है क्रैश करके देखा जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यदि हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। तो ये किसका जो है एक्वा सॉल्यूशन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, लाइम वाटर यानी कि चूना पानी का। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए हाइएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है। तो यहाँ पे यदि मैं टॉप 3 की बात करूँ, यदि मैं टॉप 3 की बात करूँ तो नंबर 1 पे आता है बिहार, दूसरे पे आता है वेस्ट बंगाल और तीसरे पे आता है केरला। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो सेकंड में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछ ले यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सा है, यानी किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो दिल्ली। और लिस्ट में पूछे यूटी में तो अंडमान एंड निकोबार। यदि स्टेट के अंदर लिस्ट में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इतना सा आपको याद रखना है, सेंसस 2011। विच वाइट पाउडर उबिक्यूअस इन मॉडर्न किचन कंबाइन विथ एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कौन सा सफ़ेद पाउडर जो है वो अम्ल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो कि हमारे किचन के अंदर पाया जाता है। किचन में कौन सा सोडा हो सकता है? बेकिंग सोडा ही हो सकता है, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रिएक्शन यदि हम इसकी एसिड के साथ में करवा देते हैं, NaHCO3, जैसे मान लो मैंने HCl के साथ करवा ली। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहीं आपको पूछा गया है कि एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl। ये एक प्रकार का साल्ट हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। Sometime when heated, solid changes into liquid at normal atmospheric pressure on reaching its melting point. What is the name of the amount of heat required? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी गलत की गुप्त ऊष्मा। अब यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? यदि मैं बात करूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के डेफिनेशन की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्योंकि जब भी बात लेटेंट हीट की आएगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
यदि बात सेंसिबल हीट की आती है ना, तब वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा। फॉर स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ए वर्मा कमेटी आइडेंटिफाइड ए फ्यू एग्जिस्टिंग एक्ट by which a proper implementation of such duties can be accomplished, which of the following was not referred by him। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को सुदृढ़ करने के लिए वर्मा समिति ने कुछ मौजूदा अधिनियमों की पहचान की जिनके द्वारा इन कर्तव्यों का उचित क्रियान्वयन किया जा सके। तो वो कौन कौन से एक्ट थे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये भी इंक्लूड था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट 1967। इन तीनों को यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य, इनको इम्प्लीमेंट जब किया तो इन सभी को जो है एक्ट को ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन इस जो वर्मा कमेटी है, इन्होंने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेंथन एक्ट 1970 इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम टू द सिटीजन। यानी कि कौन से अनुच्छेद जो हैं जो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 19 to 22, अनुच्छेद 19 से 22। यदि हम 19 से 22 की बात करें तो यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है 19 जो है वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की। 20 में दिया गया है अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये जो है 19 से 22 जो है वो है स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड टू प्राइवेटाइज ए मेजर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, व्हाट माइट बी एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। यानी यदि सरकार किसी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसका अनअपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है। यानी कि जैसे इंडियन रेलवे है तो इसको प्राइवेटाइज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल मोनोपोलीज प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो प्राइवेट किसी भी ओनर के हाथ में जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is a shortcut key to undo the last action in many word processor? तो undo का क्या होता है? तो कंट्रोल Z हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ रीडू की तो ये हो जाएगा आपके कंट्रोल प्लस Y, और अंडू का क्या है? कंट्रोल प्लस Z। ये आपको दोनों एक साथ याद रखने हैं। How many fundamental duties of citizen have been enumerated by the 42nd Amendment of the Constitution adopted in 1976? देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी 10। यहाँ पे बात हो रही है जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है लागू हुए थे तब 10 थे, लेकिन बाद में ये 11 हो गए। तो यदि मैं 11th की बात करूँ, ये कब हुआ था? 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हो 2002 में आया था, 86th अमेंडमेंट 2002, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये क्या कहता है? प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 16 to 14 ईयर, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना वो उनका मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में पूछे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 42वां जब संविधान संशोधन जब लागू किया था तब 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। हु इज़ द राइटर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट बायोग्राफी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल? तो ये जो बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल, ये किसने लिखी थी? तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए बुक का डायग्राम दिया है, यहाँ पे लिखा है कस्तूरी राय। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इन 2010 इन विच इंडियन स्टेट डिड द क्राइसिस ऑफ माइक्रो फाइनेंस हैपन? 2010 में माइक्रो फाइनेंस का संकट किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
देखिए मैंने आपको थोड़ा इसमें डिटेल में समझाया है। 2010 में सूक्ष्म वित्त संकट मुख्यतः दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ। ये संकट माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा जबरन वसूली की प्रथाओं की रिपोर्टों के कारण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कई उधारकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली। मेन रीजन ये था। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संस्थान अधिनियम 2010 को लागू करके प्रतिक्रिया वक्त की, जिसने MFI के संचालन पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। Rama experienced a drop in temperature as sea is getting higher and higher in the mountains while trekking. What could be causes this? यानी कि जो पहाड़ों के जब ऊपर चढ़ते हैं तो टेम्परेचर गिरता है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, लोअर एयर प्रेशर एट एल्टीट्यूड, यानी कि जो ऊंचाई है वहाँ पे जो है प्रेशर जो है एयर का वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। In which year did Louis Pasteur discover that yeast is responsible for the producing alcohol from sugar? लुई पास्चर ने कब बताया कि जो शुगर है उसका जो फर्मेंटेशन होता है जिससे अल्कोहल बनता है? तो ये बताया था 1857। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लुई पास्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन साइंस के बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि जो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन जिसे बोला जाता है हिंदी में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है उसके लिए जिम्मेदार है। जो शुगर है, शुगर से जो अल्कोहल बनता है वो क्या होता है? किण्वन से ही होता है, यानी फर्मेंटेशन से ही होता है। ये लुई पास्चर ने बताया था 1857 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द इक्विपमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पे डेंसिटी नहीं पूछी है, यहाँ पे पॉपुलेशन की संख्या पूछी, किसकी ज़्यादा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले आ जाएगा आपके कोलकाता, उससे ज़्यादा आपके दिल्ली, उसके बाद में मुंबई। मुंबई की सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि सी, उसके बाद में दिल्ली यानी ए और बी, CAB। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट म्यूजिशियन वाज बोर्न इन बिहार? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो यदि मैं बात करूं बिहार में किनका जन्म हुआ था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए ये क्वेश्चन तो चलो पूछ लिया कि इनका जन्म बिहार में किसका हुआ था, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इनका संबंध किस संगीत से है, क्या बजाते हैं। यदि मैं बिस्मिल्लाह खान की बात करूं तो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई। शहनाई, ये आपको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर की बात करूं तो ये बजाते हैं सितार। और पंडित शिव कुमार शर्मा की यदि मैं बात करूं तो ये बजाते हैं संतूर। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये सभी आप सभी जानते हैं, ये तबला बजाते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह खान जो है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, पंडित रविशंकर की बात करें सितार, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। देखिए यहाँ पे भी देखिए रविशंकर या शिव कुमार, ये नाम थोड़े सिमिलर हैं, और यहाँ पे जो बजाते हैं ये सितार और संतूर भी लगभग सिमिलर हैं। तो ध्यान रखना है, रविशंकर सितार और शिव कुमार शर्मा संतूर, और जाकिर हुसैन आप सभी बता देंगे तबला बजाते हैं। इफ G, M and R represent the universal gravitational constant, mass of the earth and radius of earth respectively, then which of the following is the correct expression for the acceleration due to gravity on the surface of earth? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है जो बड़े बड़े जो बॉडीज़ होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो बॉडी M1 है, ये M2 है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा F बराबर G(m1m2/r²। R क्या है यहाँ पे? बीच के डिस्टेंस। तो मान लें एक बॉडी कोई है, दूसरी बॉडी अर्थ है, ठीक है, तो इसका मास मान लो स्मॉल m है, इसका मान कैपिटल M है। तो इनके बीच की यदि डिस्टेंस कैपिटल R है, यानी कि कहने का मतलब सिंपल है, मैं सिंपल थोड़ा सा और बताऊं,
जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे कोई स्मॉल m मास की ऑब्जेक्ट है और ये कैपिटल M तो पृथ्वी का मास है, इनके ये पृथ्वी की रेडियस है कितनी, कैपिटल R। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा Gm1 यानी कि स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन F बराबर m इंटू ए आता है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a बराबर c इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, Gm अपॉन R स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी राग कॉरेस्पॉन्ड टू दी मोहनम रागम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, यानी कि कौन सा हिंदुस्तानी राग कर्नाटक संगीत के मोहनम रागम से मेल खाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भूप। ये जो भूप है इसका दूसरा नाम है भैरव, यानी कि मोहनम रागम और भैरव जो है ना, इन दोनों की जो विशेषताएं हैं और स्वर जो की संरचनाएं हैं ये दोनों समान है, इसलिए ये पूछा गया है कि दोनों का मेल किसका खाता है, तो भैरव से यानी कि भूप से मैच खाता है। इन विच सिटी इज़ द अरुण जेटली स्टेडियम लोकेटेड, न्यू दिल्ली, मुंबई, पंजाब या फिर चेन्नई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको पूछ ले अरुण जेटली स्टेडियम जो है इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये पुराना नाम था, और नया नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम, न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं अंत्यपृथ्वी जालिका, इसको हिंदी में बोला जाता है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। देखिए ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, ये दो टाइप की होती हैं, और इसके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं। तो इसका जो काम होता है लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि लिपिड संश्लेषण और विषहरण काम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द पलामा प्लेटू इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो पलामू का जो पठार है वो है झारखंड के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछे कि ये किसका पार्ट है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ किसका है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू जो है उसका ये पार्ट है पलामू प्लेटू। तो पलामू का पठार है झारखंड के अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। वाई इज देयर ए नीड टू एनकरेज इंडियन फार्मर टू स्विच ए सस्टेनेबल क्रॉप फार्मिंग सिस्टम, भारतीय किसानों को टिकाऊ फसलों या कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता क्यों है। इसका मेन रीज़न क्या है, टू इंक्रीज द अपफ्रंट कॉस्ट, टू मीट द करंट कैलोरी नीड टू द पॉपुलेशन, टू एड्रेस द एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, यानी पर्यावरणीय क्षति और परिस्थिति तंत्र सेवाओं के क्षरण को दूर करना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो एनवायरमेंटल के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 आउटलाइन पिलर ऑफ अमृत भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पे 5 पिलर कौन कौन से, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम प्रौद्योगिकी संचालन प्रणाली, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। ये 5 जो है वो आत्मनिर्भर भारत के पिलर हैं। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, ये सभी तीनों जो है इसके पार्ट है, लेकिन जो रेजिलियंस है ये पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। व्हाट आर बुलेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बुलेट्स क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो है फोटो आपको दिया गया है, ये बुलेट के कमांड हैं। तो यदि आप डायग्राम देखोगे, देखिए ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया या डॉट हो गया, ये अलग अलग निशान हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डॉट, स्क्वायर, डैशेज और ग्राफिक्स प्रीसेंडिंग टेक्स्ट, यानी कि पार्ट से पहले छोटे बिंदु, वर्ग, डैश या ग्राफिक्स। इनका काम क्या होता है, बुलेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन डॉक्यूमेंट टू हाईलाइट एंड सेपरेट डिफरेंट पॉइंट और आइटम।
यानी कि जैसे कि हम मान लो नंबर्स लगाते हैं 1 2 3 4, तो ये बुलेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। When and where was the वेद समाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज एस्टेब्लिश्ड? ब्रह्म समाज से प्रेरित जो वेद समाज है इसकी स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा आपका मद्रास 1864। देखिए यदि हम बात करें वेद समाज की, वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसका उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों का प्रचार और हिंदू प्रथाओं में सुधार करना था। वेद समाज में हिंदू धर्म के भीतर तर्कसंगतता और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित और सुधारने का प्रयास किया गया था। इंग्लिश वाले यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। 5 stones were dropped from a top of building. They all fall to the ground in straight line. What can be said about their motion? देखिए कोई भी जो स्टोन है वो ऊपर से हम नीचे फेंकेंगे तो वो सीधी लाइन में आएगा नीचे। किसकी वजह से? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। तो ये जो सीधी रेखा मोशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सीधी रेखा में जो गति होती है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड अर्बन एरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेंसस ऑफ इंडिया? तो देखिए कौन सी जनगणना में जो है स्टैंडर्ड अर्बन एरिया SUA मानक शहरी क्षेत्र जो है इसकी अवधारणा कब दी गई थी? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा सेंसस 1971 1971 की जनगणना में। देखिए इस वर्गीकरण का उपयोग जो है सांख्यिकी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए एक मानकीकृत विधि प्रदान करने के लिए किया गया था। Which of the following state has the largest legislative assembly in terms of number of member in the country on 30th September 2023? तो यदि हम सिंपली हम आज की बात करें, चाहे 2023 का मान लो यहाँ पे डेट दे दी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो हम सभी को पता है हमारा जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी की जो कितने मेंबर्स हैं विधानसभा के सदस्य? 403। तो ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 200। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो 234, और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें 230। तो ये नंबर आपको मोटा मोटी याद रखना है। उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है क्योंकि ये लार्जेस्ट जो है असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया? प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। कौन सा नहीं है? कालिंदी, नर्मदा, कृष्णा और तापी। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो ए करेक्ट हो जाएगा कालिंदी, क्योंकि जो ये कालिंदी है ये यमुना का ही दूसरा नाम है। यमुना का ही दूसरा नाम है। तो ये जो किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ गंगेज बेसिन। गंगा जो रिवर बेसिन है उसी का पार्ट है। तो ये कोई पर्टिकुलर जो है रिवर बेसिन नहीं है। बाकी नर्मदा, कृष्णा और तापी ये जो है ये रिवर बेसिन है इंडिया के। कालिंदी किसका पार्ट है? यानी यमुना किसका पार्ट है? गंगा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जिसका फ्यूचर में एग्जाम्स हैं कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए मैंने वो 5 क्वेश्चन नहीं लिए। आप टेंशन मत लीजिए कि 50 में से 45 ही क्यों बताए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन थे जो आगे फ्यूचर में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। यहाँ तक आप आए हैं तो 100% आपको वीडियो पसंद आया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चाहे वो SSC, CGL, चाहे SSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो जनरल अवेयरनेस हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कोई भी आपको क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको PDF चाहिए तो मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।